guys, welcome back to the channel YouTube Demystify. Today we'll be starting with chapter 13, Aristotle, from the book A Critical History of Greek Philosophy by Walter Terence Stace. Now we have already discussed about Plato. उसके बहुत सारे हमने parts में Plato को discuss किया है because it's a long chapter. The same we'll be doing with Aristotle. Now let me give you a brief of it that the chapter जिसके साथ हम proceed करेंगे उसका ये जो पहला वाला part है life writings and general character of his work, this is mostly theoretical work जिसमें बहुत ज़्यादा discussion and understanding वाला part ना होके there is lot of reading work and factual information about Aristotle. So it's like he was born in certain in time period at in a Grecian colony, and his father was a physician to the king of court of Macedonia. So he was from a very young age connected with the Macedonian court. Then he went to Athens for his education. His father died at an early age. There he was a disciple of Plato. अब ऐसा बहुत बोला जाता है कि प्लेटो के साथ एरिस्टोटल के बहुत अच्छे रिलेशंस नहीं थे इन द टर्म्स ऑफ फिलोसफी, क्योंकि एरिस्टोटल जो था वो प्लेटो की मेजर फिलोसफी के साथ अग्री नहीं करता था, लेकिन एरिस्टोटल ने जैसा लिखा है कि प्लेटो एंड एरिस्टोटल वर वेरी गुड फ्रेंड्स. तो दिस इज वेरी मच पॉसिबल कि पर्सनली दे वर वेरी गुड फ्रेंड्स, बट ऑफ कोर्स प्रोफेशनली जब फिलोसफी की बात होती थी तो एरिस्टोटल डिड नॉट रियली अग्री विथ प्लेटो ऑन सो मेनी थिंग्स, एंड दैट कैन बी एब्सोल्युटली ओके. देन नाउ प्लेटो की डेथ के बाद एरिस्टोटल जो था वो एरिस्टोटल जो था वो अटेनियस गया. वहाँ पे अटेनियस के जो किंग थे उसने भी प्लेटो के लेक्चर्स को अटेंड किया था. एरिस्टोटल मैरिड पिथियस, then he also married Heracles. So these are some of the factual information. These are some of the facts about Aristotle कि उसने पिथियस एंड हेरपिलेस के साथ शादी की. अटेनियस के कोर्ट में गया वो प्लेटो की डेथ के बाद. फिर उसके बाद all of this kept on happening. So what I'll do is I'll kind of scroll it once for you so that you can read it. आप जब इसको पढ़ेंगे you will understand it yourself कि इसमें all of that is facts about Aristotle, उसकी life, when did he go, where did he go, what all happened. तो एज सच उसके जनरल कैरेक्टर के बारे में कम बताया हुआ है, उसकी लाइफ की इवेंट्स के बारे में ज़्यादा डिस्क्राइब किया हुआ है, which are again readable. So you can see where he went, when he went, he stayed for how much time at one place, कहाँ पर उसने क्या किया. This is all what it is about Aristotle. एरिस्टोटल ने अपना काम किया एंड जब वो एटर्नियस के कोर्ट में था, दैट वाज द टाइम वेर इन वेर इन एरिस्टोटल ने अपने सबसे ज़्यादा फ्रूटफुल वर्क्स को प्रोड्यूस किया, बहुत क्वांटिटी में. क्वालिटी वाइज एरिस्टोटल का वर्क इस टाइम पे जब एटर्नियस किंग फिलिप के कोर्ट में था तब उसने बहुत ज़्यादा अच्छा वर्क प्रोड्यूस किया है. देन एरिस्टोटल्स वर्क बीइंग फिनिश्ड, ही रिटर्न टू एथेंस. एटर्नियस से ही रिटर्न टू एथेंस, जहाँ पर उसने एक प्लेटोनिक स्कूल फाइंड किया. एंड सो यहाँ पे जेनोक्रेट्स का प्लेटोनिक बेस्ड स्कूल था विच वॉज वेरी फ्लरिशिंग, क्योंकि एथेंस वॉज द सेंटर जहाँ पे प्लेटो रहता था. एथेंस वॉज हाईली प्लेटोनिस्टिक. यहाँ पे ही फाउंड हिज ओन स्कूल एट अ प्लेस कॉल्ड लिसियम. It was in connection with this his followers became known in after years as Peripatetics, a name which arose from Aristotle's habit of walking about as he discoursed. So these are some of the personality traits of Aristotle. Now, the most fruitful period of his life was when he returned back to Athens after the court of Athenius. बहुत ज़्यादा काम उसने प्रोड्यूस किया है इस टाइम पे. एंड the same thing that is being so many things
Aristotle is said to have composed some 400 बुक्स. नाउ ऑफ कोर्स उस टाइम पे जो हम बुक की बात कर रहे हैं वो आज हमारे एक चैप्टर के इक्वल है, 10-15 पेजेस, एंड इट वाज कॉल्ड अ बुक. बट स्टिल लाइक 400 बुक्स कंपोज करना उस समय पे वॉज अ वेरी बिग डील. लेकिन उसकी बहुत सारी बुक्स तो बची नहीं. मोर देन 3/4 बुक्स जो है वो अब हमारी नहीं बची. तो यू नो आउट ऑफ द 400 हमारे पास कुछ 100 और समथिंग बुक्स बची है. लेकिन हमारे पास जो भी बचा है वो बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट बचा है. तो स्पेशली जो उसका मेटाफिजिक्स का पार्ट है एरिस्टोटल का, और वो हमारे पास जिस फॉर्म में है वो बहुत म्यूटिलेटेड, बहुत ही बिखरे हुए से फॉर्म में आया है. तो और मेटाफिजिक्स जो थी वो अनफिनिश रह गई थी. एरिस्टोटल उसको पूरा नहीं कर पाया था अपॉन हिज डेथ. सो यू नो बहुत सारा हमारे पास मटेरियल है, बट बहुत टाइम भी लगा उस मटेरियल को हमें अरेंज करने में एंड टू पुट देम इन प्लेस. You can see we end one book in the middle of a discussion. तो एक डिस्कशन चल रहा है, हमने एक बुक को ख़त्म किया, दूसरी बुक उठाई तो कुछ और ही बात कहीं से शुरू हो गई उसकी, कहीं और से ही कुछ शुरू हुआ, कोई इंटायरली डिफरेंट सब्जेक्ट पे शुरू हो गई. तो कई बार एक ही चीज़ को बार बार रिपीट किया जाता है. बहुत इंटरपोलेशंस थे. There are many the same characteristics are to be observed in Aristotle's other writings, though in less degree. तो मेटाफिजिक्स में ज़्यादा था. फाइनल रिविजन एंड फिनिशिंग टचेस आर लैकिंग, कि बहुत प्रॉपरली फिनिश्ड बुक्स नहीं थे. बहुत सारी चीज़ें थी, बहुत सारे लूपहोल्स थे, कमियां थी उनकी बुक्स में. बट स्टिल एरिस्टोटल की थॉट को समझने के लिए, उसके फिलोसफी को समझने के लिए, जानने के लिए दीज बुक्स हैव प्लेड अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल. तो दैट इज़ ट्रू. जो भी हमारे पास रहता है वी हैव टू एनालाइज इट एंड उसके बाद उसके ऊपर वर्क किया जा सकता है. वी सॉ इन द केस ऑफ प्लेटो कि उसकी लिटरली एक्टिविटी जो थी वो मतलब ऑलमोस्ट 50 years तक स्पैन करी, जहाँ पर बहुत डेवलपमेंट हुआ प्लेटो की फिलोसफी का. और हम लोग हमारे ईज के लिए प्लेटो की फिलोसफी को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, द डायलेक्टिक, द फिजिक्स एंड द एथिक्स. The same thing is not true in the case of Aristotle. The whole of his writings, or rather those that have come down to us, seem to have been written during his last 13 years while he was at Athens. तो ज़्यादातर एरिस्टोटल की जो राइटिंग्स है वो एक बहुत लंबे समय में नहीं थी, वो उसकी लाइफ के सबसे लेटर स्टेजेस में उसने लिखी थी. एंड ऑलमोस्ट 13 years में ही बस लिखी गई थी. अनलाइक प्लेटो की जो बुक्स है वो अराउंड 50 years तक स्पैन करी है उनकी राइटिंग की. प्लेटो की फर्स्ट बुक एंड प्लेटो की लास्ट बुक का टाइम पीरियड डिफरेंस इज अराउंड 50 years. His system was then complete, mature and fully developed. So after gathering all thought, all philosophy, in the later years when he felt kind of enough information and content with him, was then he wrote the book. तो एरिस्टोटल ने लॉजिक के ऊपर बहुत काम किया. एरिस्टोटलियन लॉजिक इज वन ऑफ द it's a very ground breaking logic. So बहुत ज़्यादा important है ये हमारे लिए, एंड एरिस्टोटलियन लॉजिक भी. सो एक बात और है एरिस्टोटल के कैरेक्टर का, कि एरिस्टोटल वॉज नॉट एज मच अ फिलोसफर बट अ यूनिवर्सल लर्नर. एरिस्टोटल ने मैथमेटिक्स पे काम किया, एरिस्टोटल ने इतनी वेराइटी ऑफ सब्जेक्ट्स में काम किया जो आज के समय में तो फिलोसफी का पार्ट भी नहीं है. ओके, सो ऐसी कोई भी ब्रांच ऑफ नॉलेज नहीं है एरिस्टोटल का जिसने अच्छा खासा अटेंशन रिसीव नहीं किया. So there is no branch of knowledge which did not receive his attention and upon which he was not the greatest expert of his time. सभी ब्रांचेस के ऊपर एरिस्टोटल ने काफ़ी काम किया और सभी ब्रांचेस को उतना ही ज़्यादा सराहा भी गया. सो फिलोसफर, क्योंकि उस समय तो फिलोसफी के अंडर सारे सब्जेक्ट्स आते थे, लेकिन अगर हम आज के सिनेरियो से उसको कंपेयर करें तो टुडे जो वेरियस ब्रांचेस है, सोशियोलॉजी, zoology, logic, mathematics, so many different जो हमारे साइंसेस वगैरह सबसे ज़्यादा. एंड वेयर there was no science already in existence, his plan involved the foundation of new sciences where necessary. He became the founder of at least 2 sciences, which is a very big deal. He was the founder of logic, he was the founder of zoology itself. So
एक तरीके से एरिस्टोटल वॉज लाइक द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम्स. हम देख सकते हैं पॉलिटिक्स, आर्ट, एथिक्स, लॉजिक, मेटाफिजिक, एस्ट्रोनॉमी, rhetoric, meteorology, on animals. There are parts of animals, origin of animals, there's like biology, there is zoology, so many different things. ये बात है कि इनमें बहुत सारे फैक्ट्स, लेकिन ज़्यादातर फैक्ट्स जो है वो फिक्शंस निकले, लेकिन ये क्रैडल था उन साइंसेस का. तो जैसे रिसर्चेस इन एनिमल्स, पार्ट्स ऑफ एनिमल्स, ओरिजिन्स ऑफ एनिमल्स पे जो हमारे पास बुक्स हैं जो एरिस्टोटल ने लिखा है, उसमें फैक्ट्स से ज़्यादा हमें फिक्शनल नॉलेज मिली है, ये बात ज़रूर है. बट देन ही वाज द फाउंडर ऑफ दीज साइंसेस. एंड देन शॉर्टकमिंग्स हर सब्जेक्ट में होती है. एट ऑल टाइम्स नो सब्जेक्ट और नो नथिंग इज परफेक्ट एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम. So with these books upon animals, he founded the science of zoology. For one before his day had made any special study of the subject. So no one before Aristotle had made any special studies on animals वगैरह, किसी ने नहीं. तो this is something जो कि is a very very big achievement for those times. आज हम देखें तो एरिस्टोटल की फिलोसफी हमें लग सकती है compared to the modern philosophers kind of crude, kind of unfinished, kind of lacking बहुत important aspects. But then again हमें समझना होगा कि हम बात कर रहे हैं एक certain time period का जहाँ पर एरिस्टोटल के predecessors हैं जिनका काम कैसा था. तो उनके comparison में एरिस्टोटल is bringing something so much better and so much new to the table, so much different to the table. No genuine understanding of Aristotle can endorse the opinion that his philosophical system was the opposite of Plato's. तो ऐसा कहा जाता है कि एरिस्टोटल और प्लेटो के प्रोफेशनल रिलेशंस अच्छे नहीं थे. एरिस्टोटल प्लेटो की फिलोसफी के साथ अग्री नहीं करता था. लेकिन एरिस्टोटल की कोई भी फिलोसफी प्लेटो के ऑपोजिट नहीं थी. इनफैक्ट एरिस्टोटल वाज द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल प्लेटोनिस्ट्स, क्योंकि उसका पूरा सिस्टम वाज बेस्ड अपॉन द थ्योरी ऑफ आइडियाज, जो प्लेटो की सबसे बड़ी सबसे सेंट्रल थ्योरी थी. तो व्हाट इज द रीजन कि ऐसा कहा जाता है कि एरिस्टोटल वाज द ऑपोजिट ऑफ प्लेटो. नाउ इट इज अ फैक्ट, सच है कि एरिस्टोटल एंड प्लेटो वर ऑपोजिट इन मेनी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स, लेकिन there was a fundamental agreement between them which lies deeper than the differences. The differences are largely superficial, the agreement is deep-seated. So differences थे, हर philosopher के उसमें होंगे. No philosopher can agree with somebody 100%, वरना वो philosopher नहीं रहेगा, because philosopher का काम ही to question, to criticize, to dig है. So Aristotle जो है, he keeps on attacking the several theories and ideas of Plato जो Aristotle को लगता है are not true or are incorrect. So we can agree to this कि प्लेटो was founder of idealism. Theory of ideas के साथ प्लेटो ने idealism को फाउंड किया था. नॉन सेंचुअलिज्म की तरफ बहुत कुछ मूव करा था प्लेटो. लेकिन अगेन जैसे कि है, प्लेटो की फिलोसफी वाज वेरी क्रूड, अनटेनेबल, अनफिनिश्ड सी थी. बहुत सारे लूपहोल्स एंड शॉर्टकमिंग्स थे प्लेटो की फिलोसफी के. तो एरिस्टोटल का मिशन था कि उन शॉर्टकमिंग्स को हटा दिया जाए, प्लेटो की फिलोसफी को और भी ज़्यादा फाइन किया जाए, रिफाइन किया जाए. तो फॉर दैट पर्पस एरिस्टोटल प्लेटो की थ्योरी ऑफ आइडियाज में मिस्टेक्स एंड शॉर्टकमिंग्स पॉइंट आउट करता था, ताकि एरिस्टोटल उनके क्लियर कर सके, प्लेटो की फिलोसफी को रिफाइन कर सके. बट देन दिस एक्सरसाइज सीम्ड लाइक कि एरिस्टोटल एंड प्लेटो के बीच में डिफरेंसेस हैं, या एरिस्टोटल प्लेटो की फिलोसफी को अटैक कर रहा है, और समथिंग लाइक दैट.
So, if the agreement was more deep seated than the differences and lay in the recognition of the idea as the absolute foundation of the world, the difference is nonetheless very striking. In the first place, Aristotle loved facts. एरिस्टोटल को पसंद था कि फिक्शन से ज़्यादा फैक्ट्स में बिलीव रखे. अब उस समय अभी हमने पढ़ा कि एनिमल्स के ऊपर जो एरिस्टोटल की बुक थी वो बहुत ज़्यादा फिक्शनल थी, ट्रू नहीं थी. बट इसका रीज़न था कि ही डिड नॉट हैव प्रॉपर मीन्स टू इन्वेस्टिगेट, टू डिस्कवर, टू स्टडी. तो उस वजह से बहुत सारे ऑब्जर्वेशंस जो एरिस्टोटल ने बनाए वो फ्लॉड थे, इन्फ्लुएंस थे. तो एरिस्टोटल हमेशा डेफिनेट साइंटिफिक नॉलेज के लिए वर्क करता था, लेकिन प्लेटो डेफिनेट साइंटिफिक नॉलेज से ज़्यादा फिक्शंस एंड मिथ्स एंड पोइटिकल लैंग्वेज के साथ वर्क करता था. सो ये जो वर्ल्ड ऑफ सेंस के को प्लेटो ने जो इतना अनरियल, अनचेंजेबल, चेंजेबल एंड स्पेशल, और जो वर्ल्ड ऑफ सेंस को इतना नॉट बीइंग बनाया था, दैट वाज वेरी प्रॉब्लमैटिक फॉर एरिस्टोटल. कि वर्ल्ड ऑफ सेंस में भी एक काइंड ऑफ रियलिटी एग्जिस्ट करती है, एंड वर्ल्ड ऑफ सेंस को अनरियल बोल के वर्ल्ड ऑफ सेंस की जो सेंसरी ऑब्जेक्ट्स हैं उनकी वैल्यू को पूरी तरीके से प्लेटो ने कम कर दिया था. तो ये एरिस्टोटल के लिए वाज वेरी रॉन्ग. तो चाहे कोई भी ब्रांच ऑफ नॉलेज क्यों ना हो, एवरी फैक्ट वाज रिसीव्ड बाय एरिस्टोटल विद एंथुसियाज्म. वो हर सब्जेक्ट में, हर ब्रांच ऑफ नॉलेज में इंटरेस्टेड था. नाउ प्लेटो के लिए ये बिल्कुल इंटरेस्टिंग नहीं था. जैसे कि एरिस्टोटल ने बहुत सारी बुक्स लिखी एनिमल्स पे, एनिमल्स के पार्ट्स पे, उनकी so many different things, origins पे. तो प्लेटो was not interested in all this कि animals या lower animals के बारे में जानना and लिखना and this all that. So इसीलिए प्लेटो की central philosophy was the knowledge of idea. लेकिन एरिस्टोटल के लिए ये भी ज़रूरी था. So, gist of them all is that Aristotle had no regard for facts, but theorized a priori out of his head, and that instead of patiently investigating the facts of nature. तो again shortcomings Aristotle में भी थे. Aristotle was interested in so many different branches of knowledge, so many facts, लेकिन वो उन facts को intuitive मान लेता था. और जो एरिस्टोटल के मन में आता था उसको इंट्यूटिव नॉलेज मानकर अपनी थ्योरी में इंक्लूड कर देता. तो ही वुड नेवर गो आउट एंड एक्चुअली इन्वेस्टिगेट whether what he is thinking about the object or the subject is true or not. एनिमल्स के बारे में कोई भी चीज़ अगर उसके दिमाग में है कि दिस इज व्हाट दे डू एंड ही रोट इट इन हिज बुक, तो he didn't bother to go out investigate करना, उसकी ट्रूथ वैल्यू को इन्वेस्टिगेट करना. So So it's not that Aristotle ने बहुत वर्क किया है. There is in a laborious process in the collection of all those facts, and now a very big and important point here to be noted is, ये तो हमने जनरल इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं एरिस्टोटल का, लेकिन एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ कि वाई एरिस्टोटल की, now he worked a lot, he wanted to write on facts, he was lover of facts, and एरिस्टोटल चाहता था कि whatever he writes should be factual, नॉन फैक्चुअल नहीं होना चाहिए. then where did it all go wrong? कहाँ पर एरिस्टोटल की फिलोसफी में हम इतनी क्रूडेलिटीज, इतने शॉर्टकमिंग्स निकाल पाते हैं? तो जैसे एरिस्टोटल के प्रीडेसेसर्स थे, उन्होंने जो मिस्टेक कमिट की, एरिस्टोटल ने भी एक कॉमन मिस्टेक कमिट की कि एरिस्टोटल को जो भी लेट्स से माइंड में पॉप होता था रिगार्डिंग डिफरेंट थिंग्स, लेट्स से फॉर एग्जांपल हियर एनिमल्स, तो एरिस्टोटल उसको ए प्रायर आए, जो कि हम
You can go to the channel and you can check out that a priori and a posteriori we have discussed at length. So a priori propositions मान के, that means intuitive propositions and true knowledge which is based on reason and rationality मान के Aristotle उसको सच मान के accept कर लेता था. So he would never go out and inquire whether whatever he is writing is true or not, क्योंकि उसे लगता था कि वो knowledge उसके पास आ रही है, that means it is correct. Secondly, in spite of Plato's rationalism, he had allowed to myths and poetry a large share in the development of his thoughts, and had even exhibited a distinct tendency towards mysticism. Here again, what Aristotle wanted was definite knowledge. It pained him to see the poetic metaphor substituted for rational explanation, and this accounts for the third main difference between Plato and Aristotle, the marked contrast in their prose styles. तो एक तो डिफरेंस ये था कि प्लेटो जो था वो लोअर एनिमल्स की लाइफ में इंटरेस्टेड नहीं था. नॉट ओनली एनिमल्स की लाइफ बट बहुत सारी दूसरी चीज़ें जिसमें एरिस्टोटल इंटरेस्टेड था, प्लेटो वॉज नॉट एट ऑल इंटरेस्टेड. प्लेटो के लिए हिज मेन थ्योरी वॉज थ्योरी ऑफ आइडियाज. एरिस्टोटल और प्लेटो का एक पहला डिफरेंस ये है कि एरिस्टोटल के लिए एवरी फैक्ट वॉज नॉलेज. सेकेंड डिफरेंस ये है कि प्लेटो वॉज अ वेरी रैशनल पर्सन और उसके लिए रीजन वॉज द फर्स्ट प्रिंसिपल. हमने ये डिस्कस किया प्रीवियस वीडियोस में कि प्लेटो के लिए फर्स्ट प्रिंसिपल जो था वो रीजन था. लेकिन उसके बाद भी प्लेटो की राइटिंग्स काफ़ी मिथिकल है, पोएटिकल है, फैंसीफुल है और बहुत फैक्चुअल बेस्ड है. डेफिनेट साइंटिफिक नॉलेज लैंग्वेज नहीं है. एरिस्टोटल के लिए ऐसा नहीं था. एरिस्टोटल वुड एब्सोल्युटली गो अगेंस्ट दिस, कि ही वॉज अगेंस्ट मिथिकल, फैंसीफुल, काइंड ऑफ पोएटिकल काइंड ऑफ लैंग्वेज. जो थर्ड और सबसे मेन डिफरेंस प्लेटो और एरिस्टोटल के बीच में था वो था उनके प्रोज स्टाइल्स इन द सेंस कि प्लेटो मास्टर आर्टिस्ट था वर्ड्स में. ऑफ कोर्स पोएट्री वगैरह, मिथिक एंड फैंसीफुल एंड फिक्शनल एंड इन सब चीज़ों में प्लेटो बहुत अच्छे से लिखता था. लेकिन अपनी राइटिंग्स को सजा कर लिखना जिसे बोला जाता है, ही वुड इंक्लूड सो मेनी डिफरेंट phrases and idioms and all that kind of stuff प्लेटो ताकि अपनी राइटिंग को ब्यूटिफाई कर सके. एरिस्टोटल के केस में ऐसा नहीं था. वो स्टाइलिंग, ब्यूटी, ऑर्नामेंटलिज्म ऑफ लैंग्वेज या ऑफ वर्ड्स नहीं जानता था. ही वुड लिखता था, वो स्ट्रेट टू द पॉइंट लिखता था, फैक्ट्स लिखता था, मीनिंग और ट्रूथ के ऊपर एरिस्टोटल का ज़्यादा फोकस होता था इंस्टेड ऑफ मेकिंग इट ब्यूटिफुल और ऐसा कुछ बनाना जो सुनने में अच्छा लगे. तो वो इतना ज़्यादा डीपली इन्वॉल्व था फिलोसफी के साथ कि वो इतने वर्ड्स वगैरह पे ध्यान ही नहीं देता. वॉट एवर केम टू हिम वो बस हार्शली, अब्रप्टली लिख देता था. उसका स्टाइल बहुत हार्श था, अब्रप्ट था, अगली सा था, बिकॉज बस फैक्ट्स को एक तरीके से लंप जैसे वो डाल देता था. लेकिन द प्रॉब्लम विद दिस वॉज कि कहीं ना कहीं पे एरिस्टोटल का कंसेप्शन बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं था. सो ना हर थॉट के लिए, हर चीज़ के लिए एक एक्यूरेट टर्म होता है. अगर एक्यूरेट टर्म का यूज़ ना किया जाए तो ऑफकोर्स उसका ट्रांसलेशन यूज़ होता है, उसका कोई सिनोनिम यूज़ होता है, लेकिन द सिनोनिम इज़ नॉट द सेम. इट इज़ सिमिलर टू बट इट इज़ नॉट द सेम. तो वही चीज़ होती थी कि क्योंकि एरिस्टोटल वुड जस्ट थ्रो हिज फैक्ट्स ऑन पेपर, थ्रो हिज नॉलेज ऑन पेपर एंड बी डन विद इट. कोई उसमें ब्यूटिफिकेशन, ऑर्नामेंटलिज्म, कोई स्टाइलाइजेशन टेक्स्ट में नहीं होने के कारण, नॉट जस्ट फिजिकली कि कैलीग्राफी में लिख दिया तो सुंदर बन गए, सुंदर लेटर बनाया, नॉट दैट काइंड ऑफ की गुड हैंड राइटिंग, नो, बट द स्टाइल ऑफ राइटिंग. सो इस वजह से एरिस्टोटल की राइटिंग थोड़ी सी क्रूड थी, थोड़ी सी हार्श सी थी एंड थोड़ी सी पुट टुगेदर सी थी. तो वो कोई भी चीज़ के लिए एग्जैक्ट सेम टर्म अगर मान लो उसको याद नहीं आ रहा है तो वो अपने मन से कोई भी एक टर्म बना देता था या अनजस्टली किसी टर्म को यूज़ कर लेता था. सो he may not be unjustly regarded as a founder of philosophical language, but as the inventor of a vocabulary of technical terms. तो जैसे कि और ऐसा नहीं कि उसे लिखना नहीं आता था समथिंग, बट ही डिडंट बॉदर विद इट. लेकिन जैसे आर्ट के ऊपर जो एरिस्टोटल की बुक्स होती थी उसमें बहुत ब्यूटिफुली एरिस्टोटल आर्ट को डिस्क्राइब करता था. सो ही वाज अ कन्वर्जियर, नॉट अ कन्वर्जियर बट ही वाज अ फैन ऑफ आर्ट. लेकिन एरिस्टोटल के लिए था कि साइंस एंड आर्ट की अपनी अपनी अलग अलग जगह है. अगर आर्ट में स्टाइल को ब्यूटिफाई करके लिखा जा सकता है तो वो साइंस में नहीं लिखा जा सकता, बिकॉज साइंस की नॉलेज हैज़ टू बी फैक्चुअल एंड इट हैज़ टू बी डेफिनेट. तो अगर हम फिलोसफी को पोइट्री से गवर्न करने दें एरिस्टोटल के अकॉर्डिंग तो बहुत डेंजरस हो जाएगा फिलोसफी के लिए.
एरिस्टोटल के पूरे सिस्टम को हम मेनली 5 हिस्सों में बांटते हैं। जैसे प्लेटो के सिस्टम को हमने 3 में बांटा था, डायलेक्टिक, फिजिक्स एंड एथिक्स। एरिस्टोटल के सिस्टम को 5 पार्ट्स में बांटते हैं: लॉजिक, मेटाफिजिक्स, फिजिक्स, ethics and aesthetics, on art as well. So here we have discussed in detail Aristotle's, not in detail, sorry, we have discussed some pointers of Aristotle's life and workings and writings. तो अब हम आ रहे हैं एरिस्टोटल के लॉजिक पे। वैसे तो एरिस्टोटल ने जितने ब्रांचेस में जितनी एरिस्टोटल की थ्योरीज रही है, एरिस्टोटल का वर्क रहा है, हर ब्रांच ऑफ नॉलेज में ही हैज बीन फेमस एंड द स्टडीज डन बाय एरिस्टोटल को वाइडली एक्सेप्ट करा है लोगों ने। लेकिन लॉजिक इज समथिंग, इट्स ऑलमोस्ट सिनोनिमस विद एरिस्टोटल। सो जैसे लॉजिक में हम डिडक्टिव और इंडक्टिव रीजनिंग, 2 रीजनिंग्स की बात करते हैं। इसमें से एरिस्टोटल जो था वो डिडक्टिव लॉजिक का फाउंडर था। तो एरिस्टोटल ने सिर्फ उसको फाइंड नहीं किया, उसको पूरे तरीके से कंप्लीट भी एक तरीके से किया। तो फॉर्मल लॉजिक जो हम पढ़ते हैं वो जो है वो बस एरिस्टोटल का लॉजिक है। तो हम पूरा एरिस्टोटल का लॉजिक पढ़ते हैं। सो इट्स लाइक एरिस्टोटल ने जो हमें डिडक्टिव लॉजिक में दिया है वो सिर्फ लॉजिक को फाउंड नहीं किया, लेकिन उसको पूरा कंप्लीट करा। एक प्रॉपर कंप्लीट सिस्टम डिडक्टिव लॉजिक का एरिस्टोटल ने हमें दिया है। तो अगर हम देखें कि लॉज ऑफ थॉट, डॉक्ट्रिन ऑफ द 10 कैटेगरीज, 5 predicables, doctrines of terms, propositions, syllogisms, सभी चीजें, एवरीथिंग जो हम लॉजिक में पढ़ते हैं हैज बीन गिवन बाय लॉजिक। और ये कंप्लीट सिस्टम है अपने आप में, बिकॉज देयर इज नॉट मच नीडेड आफ्टर दिस। सो इट्स नॉट दैट देयर इज नॉट मच नीडेड, लेकिन दिस इज अ वेरी वेल फॉर्म्ड स्कूल ऑफ लॉजिक जो एरिस्टोटल ने हमें दिया है। तो मॉडर्न फॉर्मल लॉजिक में भी हम इन्हीं सब कैटेगरीज को पढ़ते हैं, इन्हीं सब के बारे में पढ़ते हैं। तो सिर्फ 2 चीजें हैं जिसमें एरिस्टोटल के बाद लॉजिक में एडवांसमेंट किया है। पहला है द 4th फिगर ऑफ सिलॉजिज्म, जिसको एरिस्टोटल ने रिकॉग्नाइज नहीं किया, हमने सिर्फ 3 फिगर्स करे हैं। एंड एरिस्टोटल जो है वो कंडीशनल सिलॉजिज्म्स के साथ डील नहीं करता। नाउ दिस इज समथिंग जो बहुत सारे लोगों को समझ नहीं आ रहा होगा, क्योंकि उन्होंने लॉजिक को फॉर्मली नहीं पढ़ा है, या फिर जितना हमने हमारे यूट्यूब सीरीज में सिलेबस के साथ लॉजिक को पढ़ा है, सो उसमें अभी तक हम कंडीशनल सिलॉजिज्म्स पर नहीं पहुंचे हैं। पर जिसने लॉजिक की डीप स्टडी की है, दे कैन बी फेमिलियर विद व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट। सो अभी भी जो एरिस्टोटल ने जिसको इंट्रोड्यूस नहीं करा है, तो 4th सिलॉजिज्म मैटर करता है कि नहीं, वो अभी भी डिस्प्यूटेबल है। तो यहाँ तक इसका मतलब कि एरिस्टोटल ने जो हमें दिया, इट इज वेरी कॉन्क्रीट, इट इज वेरी कंप्लीट विद इन इटसेल्फ। तो कंडीशनल सिलॉजिज्म का जो डॉक्ट्रिन है ये भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन एकदम इसेंशियल, एकदम जरूरी नहीं है, क्योंकि सारे कंडीशनल सिलॉजिज्म्स जो है उसको कैटेगोरिकल सिलॉजिज्म्स में हम रिड्यूस नहीं कर सकते। कहने का मतलब ये है इन पॉइंट्स का कि एरिस्टोटल का जो लॉजिक है वो इतना कंप्लीट सिस्टम ऑफ लॉजिक है कि उसमें किसी और एडवांसमेंट की इतनी जरूरत नहीं है, इतना एडवांसमेंट हुआ भी नहीं है इवन आफ्टर सो मेनी ईयर्स। और अगर हुआ भी है तो वो एकदम इसेंशियल, एकदम कंपल्सरी एडवांसमेंट नहीं हुआ है। As for the rest of the huge treatise on formal logic which some moderns have produced, the supposed additions are nothing but very some endless useless वगैरह। तो एरिस्टोटल का लॉजिक जो है वो लॉजिक से रिलेटेड सभी चीजें अपने आप में कंप्लीट सिस्टम एरिस्टोटल ने हमें दिया है। तो इस वजह से एरिस्टोटल का लॉजिक इज समथिंग कंप्लीट, परफेक्ट इन इटसेल्फ, एक तरीके से हम कह सकते हैं। इट इज नियर टू परफेक्ट। अब हम आते हैं एरिस्टोटल के मेटाफिजिक्स पे, क्योंकि एरिस्टोटल का लॉजिक जो है उसमें हम बहुत ज़्यादा डीप अंडरस्टैंडिंग इसलिए नहीं कर सकते, क्योंकि लॉजिक के अपने खुद के रूल्स हैं, लॉज है, सिलॉजिज्म्स वगैरह, प्रोपोजिशंस हैं, जो हम यहाँ पर डिस्कस नहीं करते। इट्स अ कंप्लीट अनदर सब्जेक्ट। अब देखते हैं एरिस्टोटल के व्यूज ऑन मेटाफिजिक्स, एरिस्टोटल की थ्योरी ऑन मेटाफिजिक्स क्या था। नाउ जिसे अब मेटाफिजिक्स कहा जाता है, जिस ट्रीटीसी को, उसे मेटाफिजिक्स के नाम से नहीं जाता था। एरिस्टोटल के लिए इसका नाम था फर्स्ट फिलोसफी। इसका मतलब नॉलेज ऑफ द फर्स्ट, द हाईएस्ट, द मोस्ट जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ द यूनिवर्स, जो सबसे अल्टीमेट, जो सबसे फर्स्ट प्रिंसिपल है यूनिवर्स का। इसीलिए एरिस्टोटल ने इसको नाम दिया था फर्स्ट फिलोसफी। तो जितने भी बाकी ब्रांचेस ऑफ नॉलेज है वो मेटाफिजिक्स के सबऑर्डिनेट है,
क्योंकि उनकी वैल्यू इन्फीरियर है, क्योंकि सबसे पहला प्रिंसिपल जो है वो मेटाफिजिक्स से हम एक्सप्लेन करते हैं। अगर वो फर्स्ट प्रिंसिपल ही नहीं होगा तो बाकी सारे साइंसेस वगैरह मतलब कोई कोई चीज़ ही एग्जिस्ट नहीं करेगी दुनिया में। तो फर्स्ट प्रिंसिपल है वो सबसे ज़्यादा यूनिवर्सल है, बाकी जो प्रिंसिपल्स है वो लेस यूनिवर्सल है उनके स्कोप में, वो फर्स्ट अल्टीमेट नहीं है। सो जैसे कि स्पेशल साइंसेस जो है वो किसी एक पार्ट, एक स्फीयर ऑफ बीइंग के साथ डील करता है, लेकिन जो फर्स्ट प्रिंसिपल है वो हर किसी के साथ डील करता है, वो हर बीइंग के साथ डील करता है। तो वो सिर्फ कैरेक्टरिस्टिक्स या काइंड ऑफ बीइंग या किसी एक पार्ट को स्टडी ना करके वो एवरीथिंग के साथ डील करता है, जितनी भी चीज़ें प्रेजेंट है, नॉन प्रेजेंट है, बीइंग है, नॉट बीइंग है, सभी चीज़ें। जैसे लॉज ऑफ जूलॉजी जो है वो सिर्फ एनिमल्स पे अप्लाई करते हैं, लेकिन फर्स्ट फिलोसफी के प्रिंसिपल्स हर चीज़ पे अप्लाई करते हैं। तो मेटाफिजिक्स का काम जो है वो सिर्फ 50 एक साल, हाफ सेंचुरी के बाद से, वो हाफ सेंचुरी बीसी से यूज में आने लगा, जब एड्रोनियस ने एक एरिस्टोटल के वर्क्स का पूरा कंप्लीट एक एडिशन पास करा। तो इसमें जो फर्स्ट फिलॉसफी है उसको फिजिक्स के अंदर डाला गया था, और मेटाफिजिक्स मतलब आफ्टर फिजिक्स, बियॉन्ड फिजिक्स। मेटा इज समथिंग विच इज आफ्टर, विच इज बियॉन्ड इट। तो इसीलिए एक तरीके से इसका नाम या इसकी जो एटिमोलॉजी है मेटाफिजिक्स की, वो एक तरीके से एक्सीडेंटल या जस्ट सिक्वेंशियल माना गया है, नॉट बेरिंग टू मच इम्पोर्टेंस या टू मच थॉट ऑन इट। सो बियॉन्ड फिजिक्स इसका मतलब था नहीं था, इज समथिंग डाउटफुल, लेकिन या जो अभी तक हमें पता है कि ये जो मेटाफिजिक्स नाम है ये एक तरीके से सिक्वेंशियल नाम था, उस मोमेंट पे बस वो नाम पड़ गया। नाउ एरिस्टोटल की जो मेटाफिजिक्स है वो प्लेटो की थ्योरी ऑफ आइडियाज से कहीं ना कहीं निकल कर आई है, लेकिन द मेन हेड्स ऑफ दिस polemic are following. So because his own system was in effect simply an attempt to overcome the defects which he found in Plato. तो एरिस्टोटल के जो मेटाफिजिक्स है वो बेसिकली ज्यादातर किस पे बेस्ड है, प्लेटो की थ्योरी ऑफ आइडियाज पर, उसमें भी उन एस्पेक्ट्स में जिसको एरिस्टोटल को लगता है कि विच आर नॉट करेक्ट या डिफेक्ट वाले जो एस्पेक्ट्स हैं। प्लेटो के आइडियाज जो है वो एग्जिस्टेंस ऑफ थिंग्स को एक्सप्लेन नहीं करते, क्योंकि जैसे प्लेटो ने कहा है कि जो सेंसरी ऑब्जेक्ट्स है वो आइडियाज की कॉपीज हैं। तो टू एक्सप्लेन व्हाई द वर्ल्ड इज हियर इज आफ्टर ऑल द मेन प्रॉब्लम ऑफ फिलोसफी। और प्लेटो की थ्योरी भी ये नहीं बता सकती कि रीजन क्या है, इस वर्ल्ड के होने का रीजन क्या है। तो ये नहीं हम बता सकते कि कोई भी चीज एग्जिस्ट करती क्यों है, रीजन क्या है उसके एग्जिस्ट करने का। ये हम कुछ फॉल्ट्स देख रहे हैं, जो कुछ शॉर्टकमिंग्स देख रहे हैं जो एरिस्टोटल को लगी प्लेटो की थ्योरी ऑफ आइडियाज में थी। जैसे कि ये क्रिटिसिज्म हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि प्लेटो ने ये नहीं बताया कि थिंग्स एंड आइडियाज के बीच का कनेक्शन नहीं था। अगर वो आइडियाज उनकी कॉपीज हैं, आइडियाज की कॉपीज हैं, आइडियाज उसमें पार्टिसिपेट करती है, तो कैसे करती है ये प्लेटो ने एक्सप्लेन नहीं किया, जो ये हम प्लेटो के टाइम पर भी क्रिटिसिज्म पढ़ चुके हैं। सेम चीज एरिस्टोटल ने एज अ क्रिटिसिज्म पॉइंट आउट की। अब मान लेते हैं कि अगर आइडियाज चीजों का एग्जिस्टेंस एक्सप्लेन कर भी देती है तो उनका मोशन एक्सप्लेन नहीं करती है। तो चलिए मान लीजिए कि आइडिया ऑफ वाइटनेस ने वाइट थिंग्स को प्रोड्यूस किया, लेकिन फिर भी द आइडियाज देमसेल्व्स आर इम्यूटेबल, आइडियाज में मोशन नहीं है, आइडियाज मूवेबल नहीं है, तो फिर ऐसा कैसे हो सकता है कि वो चीजें जो आइडियाज की कॉपी है उनमें मोशन आ गया। आइडियाज खुद चेंजेबल नहीं है, दे आर अनचेंजेबल, लेकिन आइडियाज की कॉपीज चेंजेबल हो गई। तो मोशन की प्रॉपर्टी, अब आइडियाज जो है वो इमूवेबल है, इम्यूटेबल है, तो फिर आइडियाज की कॉपीज में मोशन कैसे आया। अगर आइडियाज की कॉपीज होती तो आइडिया तो स्टैटिक होता, वो मूव नहीं करता, लेकिन वर्ल्ड में तो मूवमेंट है, बिकमिंग है, मोशन है, लाइफ है। प्लेटो इस चीज को एक्सप्लेन करने की कोई कोशिश नहीं करता, मतलब कोई अटेम्प्ट नहीं करता है। तो फोर्थ क्रिटिसिज्म जो एरिस्टोटल पॉइंट आउट करता है, द वर्ल्ड कंसिस्ट ऑफ अ मल्टीट्यूड ऑफ थिंग्स एंड इट इज द बिजनेस ऑफ फिलोसफी टू एक्सप्लेन व्हाई दे एग्जिस्ट। वो क्यों एग्जिस्ट करती है। तो यहाँ पे जो इतनी वैरायटी एंड मल्टीट्यूड ऑफ थिंग्स एग्जिस्ट करती है, प्लेटो उनको एक्सप्लेन नहीं करता है, या फिर the only effect to this is to double the number of things to be explained. तो वो आइडियाज को by way of explanation Plato merely assumes the existence of another multitude of things. So it is that कि the ideas, the multitude of things, प्लेटो सिर्फ उन एक सेपरेट सेट ऑफ मल्टीट्यूड ऑफ थिंग्स को एक्सप्लेन कर लेता है। तो
व्हाट हैपेंस इज कि प्लेटो क्या करता है, आइडियाज हैं। प्लेटो जो था वो फाउंडर ऑफ आइडियलिज्म था, तो प्लेटो का जो फर्स्ट प्रिंसिपल है वो नॉन सेंशुअस होना चाहिए। तो प्लेटो जिसको बोलता है आइडियाज, लेकिन ये आइडियाज जो है वो अगर देखा जाए, एरिस्टोटल पॉइंट आउट करता है कि आइडियाज एंड थिंग्स के बीच में कोई डिफरेंस ही नहीं है। हॉर्स है तो आइडिया ऑफ हॉर्स है, मैन है तो आइडिया ऑफ मैन है, तो ये मैन एंड आइडिया ऑफ मैन के बीच में क्या डिफरेंस है? बस एक इन इटसेल्फ और एक इन जनरल अटैच कर दिया गया इन दोनों के साथ कि आइडिया इज विच इज इन इटसेल्फ एंड मैन इज विच इज इन जनरल। तो ये बहुत क्लैरिफाइड नहीं है। तो बस जो हर एक चीज एग्जिस्ट कर रही है, जैसे मल्टीट्यूड ऑफ थिंग्स जिसको प्लेटो ने नहीं रिकॉग्नाइज किया, उन चीजों का बस एक आइडिया बता दिया। टेबल है तो आइडिया ऑफ टेबल, बॉटल है आइडिया ऑफ बॉटल, एवरीथिंग लाइक दैट। तो एरिस्टोटल ऐसा लगता है जैसे कि बस कोई hypnot hypostatized things of sense, and Aristotle likens them to the anthropomorphic gods of the popular religion. तो जैसे वो कहता है कि these are nothing but these are nothing but deified men, so the ideas are nothing but eternalized things of nature, तो मतलब जैसे आइडियाज प्लेटो बोल रहा था, आइडियाज इनफैक्ट देमसेल्व्स आर कॉपीज, वो खुद ही गॉड की या किसी चीज की एटर्नल चीजों की कॉपी है। सो व्हाट एरिस्टोटल इज ट्राइंग टू से इज कि बस हर एक सेंसरी ऑब्जेक्ट का एक आइडिया बना दिया गया है। जो सिक्स्थ शॉर्टकमिंग एरिस्टोटल पॉइंट आउट करता है, द आर्ग्यूमेंट ऑफ द थर्ड मैन। तो so called by Aristotle from the illustration by which he explained it, ideas are assumed in order to explain what is common to many objects. Wherever there is a common element, there must be an idea. तो आइडिया क्या है, हमने डिस्कस किया है कि आइडिया इज समथिंग जो जितने भी कॉमन एलिमेंट्स हैं, दैट इज द आइडिया ऑफ समथिंग। तो जैसे स्वीटनेस, सारनेस, बिटरनेस, अब ये सब अलग अलग चीज़ें हैं, दीज आर डिफरेंट थिंग्स, ऑपोजिट थिंग्स, लेकिन इनकी कॉमन है टेस्ट, तो वो है आइडिया ऑफ टेस्ट, दैट इज द थिंग इन दैट। But there is also an element common to the individual man and to the idea of man. There must therefore be further the third man. तो अब what Aristotle is saying is कि जैसे whiteness, redness, yellowness, blueness, ये सारे ideas हैं, इनमें common है colors, तो these are idea of colors। लेकिन idea of color और color में भी एक common चीज़ है, तो फिर इसका भी कोई थर्ड चीज़ होनी चाहिए जो इन दोनों बीच का कॉमन चीज़ है, the idea of the idea of man or something like that. So there must be, and between this further idea and the individual man, there must be yet another idea to explain what they have in common. तो इस तरीके से तो इन्फिनिटी चलता ही रहेगा। So this is what the third man से एरिस्टोटल का मतलब है। सबसे इम्पोर्टेंट अभी तक का एरिस्टोटल का ऑब्जेक्शन है that to all intents and purposes sums up all the others is that it assumes the ideas are the essences of things and yet place those essences outside the things themselves. The essence of a thing must be in it. सबसे इम्पोर्टेंट एरिस्टोटल का है कि आइडिया जो है वो यूनिवर्सल है, ठीक है। द आइडिया एज द यूनिवर्सल सिर्फ पर्टिकुलर में एग्जिस्ट कर सकता है, तो वो आइडिया जो है वो अगर उसको सेंसरी वर्ल्ड में एग्जिस्ट करना है तो वो सिर्फ इन मटेरियल चीज़ों में एग्जिस्ट कर सकता है। एंड देन ये आइडियाज जो है, अगर ये चीज़ों के एसेंस है तो ये चीज़ों के अंदर एग्जिस्ट करना चाहिए, लेकिन दीज आइडियाज आर एग्जिस्टिंग एक सेपरेट वर्ल्ड में, अलग से। कोई भी चीज़ का एसेंस उस चीज़ के बाहर एग्जिस्ट नहीं कर सकता। तो जब hence Plato was led into the absurdity of talking as if besides the individual horses एक दूसरा एक हॉर्स इन जनरल है, तो एक आइडिया ऑफ हॉर्स अलग है, एक हॉर्स इन जनरल अलग है, तो वाइट ऑब्जेक्ट्स हैं और फिर एक अलग चीज़ है वो है वाइटनेस। तो ये पूरी थ्योरी ऑफ आइडियाज का एक कॉन्ट्रडिक्शन है, So this is the same thing as saying that Plato's mistake lay in first seeing that existence is not reality, but then going on to imagine that reality is in existence. तो पहले वो बोल रहा है कि यूनिवर्सल रियल है, फिर पर्टिकुलर अनरियल है, देन फिर यूनिवर्सल को ही पर्टिकुलर के अंदर वो एग्जिस्ट कर रहे हैं कि जो आइडियाज़ है वो ही पर्टिकुलर के अंदर एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो पहले वो बोल रहा है कि एग्जिस्टेंस रियलिटी नहीं है, लेकिन रियलिटी इज एन एग्जिस्टेंस। इट can be kind of confusing to understand, but yes। अब इस लास्ट ऑब्जेक्शन में से एरिस्टोटल की मेटाफिजिक्स की जो पूरी थ्योरी है वो ग्रो करती है।
The fundamental principle of which is that the universal is indeed the absolute reality, but that is a universal which exists only in the particular. तो बेसिकली एरिस्टोटल जो है वो पर्टिकुलर के एग्जिस्टेंस को रिकग्नाइज कर रहा है. अभी रियलिटी क्या है, सब्सटेंस क्या है, ये मेटाफिजिशियन का सबसे पहला क्वेश्चन होना चाहिए. अब सब्सटेंस वो है जिसका एक खुद का इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है. ये वो है जिसका बीइंग किसी और सोर्स से फ्लो नहीं करता है. जैसे कि हम प्लेटो के टाइम पे बात कर रहे थे कि जितने भी सब्सटेंसेस हैं उसके सोर्सेस हैं आइडियाज. लेकिन एरिस्टोटल के लिए सब्सटेंसेस का सोर्स कुछ और नहीं है. सब्सटेंसेस आर एग्जिस्टिंग ऑन देयर ओन. तो सब्सटेंस इज व्हाट इज नेवर अ प्रेडिकेट. तो जैसे जब हम बात करते हैं कि गोल्ड इज हैवी, गोल्ड सब्जेक्ट है एंड हैवी जो इसका प्रेडिकेट है. अभी जो हैवीनेस है वो अपनी एग्जिस्टेंस के लिए गोल्ड के ऊपर डिपेंड करता है. तो इसी वजह से and therefore the latter and not the former, that is the heaviness is dependent for its existence on the gold, and it is therefore the latter and not the former, that is the substance. Are universals, as Plato asserts, substances? No, because the universal is merely a common predicate which attaches to many objects of a class. Thus, the concept of man is merely what is common to all man. It is the same thing as the predicate humanness. तो ये humanness, ये क्वालिटी ऑफ मैन, ये कॉन्सेप्ट ऑफ मैन, ये सेम है जो हर मैन के अंदर एग्जिस्ट करती है. लेकिन ह्यूमननेस जो है वो ह्यूमन बीइंग्स के अलावा एग्जिस्ट नहीं कर सकती. तो ह्यूमननेस का जो कॉन्सेप्ट है वो ह्यूमंस के अंदर एग्जिस्ट करती है. हैवीनेस जो है वो किसी हैवी ऑब्जेक्ट के अलावा एग्जिस्ट नहीं कर सकती है. तो यूनिवर्सल सब्सटेंसेस नहीं है. Neither are particular substances, for there is no such thing as that which is absolutely particular and isolated. If humanness does not exist apart from men, neither do men exist apart from humanness. तो ना यूनिवर्सल पर्टिकुलर के बिना ना पर्टिकुलर यूनिवर्सल के बिना वो एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता है. ह्यूमननेस की जो क्वालिटी है वो ह्यूमन के बिना एग्जिस्ट नहीं कर सकता, लेकिन ह्यूमन भी ह्यूमननेस की क्वालिटी के बिना एग्जिस्ट नहीं कर सकता. तो मैन से वो चीज़ निकाल लो जो बाकी सारे मैन के साथ कॉमन है, तो वो मैन बचेगा ही नहीं. उसकी पूरी क्वालिटीज़ उससे हट गई. हम बोलते हैं गोल्ड हैवी है, येलो है, मैलिएबल है. अब ये जो हैवीनेस है, येलोनेस है, मैलिएबिलिटी की है, ये क्वालिटीज़ हैं जो कि एंड द अदर क्वालिटीज़ कैन नॉट एग्जिस्ट अपार्ट फ्रॉम द गोल्ड. इन द सेंस ऑफ गोल्ड, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ गोल्ड हम बात कर रहे हैं. तो इट इज़ इक्वली ट्रू दैट द गोल्ड कैन नॉट एग्जिस्ट अपार्ट फ्रॉम इट्स क्वालिटीज़. तो अगर ये क्वालिटीज़ अगर हम गोल्ड की बात करें, अगर वो गोल्ड जैसे मान लीजिए गोल्ड कॉइन नहीं रहेगा तो उस गोल्ड कॉइन की हैवीनेस नहीं रहेगी, उस गोल्ड कॉइन की येलोनेस नहीं रहेगी. और सिमिलरली अगर एक गोल्ड कॉइन हैवी नहीं रहेगा, येलो नहीं रहेगा, तो वो गोल्ड नहीं रहेगा. तो क्वालिटीज़ भी उस चीज़ पे डिपेंडेंट है और वो चीज़ भी क्वालिटीज़ के ऊपर डिपेंडेंट है. Strip off all its qualities in thought and then ask yourself what the gold itself is apart from its qualities. कोई भी चीज़ उसकी qualities के बिना exist नहीं कर सकती. In taking away the qualities, you have taken away the gold itself. The gold can only be thought through its qualities. It only exists through its qualities. The gold, therefore, just as much depends on the qualities for its existence as the qualities depend upon the gold. बहुत simple हमने अभी यही बात की कि qualities gold के ऊपर depend कर रही है, gold qualities के ऊपर depend कर रहा है. तो इसी वजह से neither of them considered apart from the other is substance. तो क्वालिटीज जो है वो गोल्ड की यूनिवर्सल एलिमेंट है. गोल्ड विदाउट द क्वालिटीज इज द एब्सोल्युटली पर्टिकुलर एंड आइसोलेटेड. जैसे कि जो येलोनेस इज अ क्वालिटी विथ दिस गोल्ड हैज इन कॉमन विद दैट गोल्ड एंड इज देयरफॉर अ यूनिवर्सल. तो जो क्वालिटीज है वो यूनिवर्सल इन नेचर होती है. एक गोल्ड जो होगा वो हर जगह येलो रहेगा, वो गोल्ड ही नहीं रहेगा अगर वो येलो नहीं रहा. तो गोल्ड हैवी ही होगा, वो हैवीनेस वाली क्वालिटी गोल्ड में होगी ही होगी. तो जो क्वालिटीज़ हैं वो यूनिवर्सल इन नेचर है. और अगर गोल्ड से उसकी क्वालिटी हटा दिया जाए तो वो पर्टिकुलर हो जाएगा, वो आइसोलेटेड हो जाएगा. एवरी क्वालिटी इज कॉन्सिक्वेंटली यूनिवर्सल. सेकेंडली द गोल्ड विदाउट क्वालिटीज इज एब्सोल्युटली पर्टिकुलर. सो अगर हम किसी भी चीज़ में से उसकी क्वालिटीज़ निकाल लेंगे तो हम उसकी यूनिवर्सैलिटी को उससे निकाल रहे हैं. तो यूनिवर्सल ना तो सब्सटेंस है, ना तो सब्सटेंस यूनिवर्सल है, ना वो पर्टिकुलर है.
हेंस द यूनिवर्सल इज नॉट सब्सटेंस नॉट द पर्टिकुलर। ना तो पर्टिकुलर सब्सटेंस है ना यूनिवर्सल सब्सटेंस है, यानी कि यूनिवर्सल यानी कि जो क्वालिटीज है ना तो वो सब्सटेंस है, और ना वो गोल्ड या कोई भी ऑब्जेक्ट जो पर्टिकुलर है ना वो सब्सटेंस है, क्योंकि दोनों एक दूसरे के बिना एग्जिस्ट नहीं कर सकते। और सब्सटेंस की हमने बात की है कि वो किसी और सोर्स से फॉलो नहीं करता था, इसका मतलब सब्सटेंस हैज टू बी अ कंपाउंड ऑफ द टू। तो इसका मतलब सब्सटेंस यूनिवर्सल भी होना है, पर्टिकुलर भी होना है। तो गोल्ड विथ ऑल द क्वालिटीज अटैच टू इट, वो है एक्चुअल सब्सटेंस। द सेम गोज विथ एनी अदर सच थिंग। जैसे मान लेते हैं, अगर हम जैसे एक रैंडम एग्जाम्पल ऑन टॉप ऑफ माई हेड, फ्रॉम टॉप ऑफ माई हेड, ऑफ द टॉप ऑफ माई हेड, वाटर। वाटर में क्वालिटी होती है लिक्विडिटी की, कोल्डनेस की, ट्रांसपेरेंसी की, टेस्टलेसनेस की। ये यूनिवर्सल क्वालिटीज हैं। और अगर इन यूनिवर्सल क्वालिटीज को हटा दिया जाए तो जो वाटर बचेगा वो पर्टिकुलर है। तो जो सब्सटेंस है, एरिस्टोटल जिस सब्सटेंस की बात करता है, वो सब्सटेंस इन दोनों का कॉम्बिनेशन है, यूनिवर्सल का और पर्टिकुलर का। तो हर ऑब्जेक्ट उसकी क्वालिटीज के साथ अटैच करा हुआ इज द सब्सटेंस फॉर एरिस्टोटल। इट इज यूजुअली बिलीव कि एरिस्टोटल ने अपने आप को कॉन्ट्रडिक्ट किया है। जैसे in as much as he first states that the individual object is the compound of universe and particular in substance, but later on allows the superior reality to the universe or form as he calls it. अब एरिस्टोटल का थ्योरी ऑफ फॉर्म्स भी हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है हमारे प्रीवियस वीडियोस में, जो हमने सिलेबस डिस्कस किया है फिलोसफी ऑनर्स का। तो यहाँ पर हमें आगे देखने को मिलता है कि एरिस्टोटल ने खुद को ही कॉन्ट्रडिक्ट किया, क्योंकि पहले तो कोई सब्सटेंस की बात करता है, फिर इनके फॉर्म्स की बात करता है, जो इनकी एक सुपीरियर रियलिटी है उसकी बात करता है। सो वो प्लेटो की तरह ही, जैसे प्लेटो आइडियाज की बात करता है, वैसे एरिस्टोटल फिर फॉर्म्स की बात करता है। एंड दैट द यूनिवर्सल इज व्हाट अलोन इज एब्सोल्युटली रियल, दैट द यूनिवर्सल इज सब्सटेंस। सो लेकिन WT स्टेज जो है वो एरिस्टोटल के इस इनकंसिस्टेंसी के साथ अग्री नहीं करता है, या फिर स्टेज को लगता है कि ये जो इनकंसिस्टेंसी आ रही है ये सिर्फ वर्ड्स में है, सिर्फ ऑन पेपर है, थॉट में नहीं है, जो कि एरिस्टोटल का थॉट था विद द फॉर्म एंड द सब्सटेंसेस। ये दिस इज नॉट समथिंग जो इनकंसिस्टेंट है। तो एक चीज हमें यहाँ पे नोट अकॉर्डिंग टू स्टेज ये करना है कि जब भी एरिस्टोटल ये बोलता है दैट द इंडिविजुअल एंड नॉट द यूनिवर्सल इज सब्सटेंस, ही इज थिंकिंग ऑफ प्लेटो। क्योंकि एरिस्टोटल ने क्या बोला है, सब्सटेंस वो है जो यूनिवर्सल एंड पर्टिकुलर दोनों चीजें हैं। तो वो इस चीज को डिनाई करता है जो प्लेटो के हिसाब से था कि यूनिवर्सल अपने आप में एग्जिस्ट कर सकता है, जैसे कि आइडियाज की वर्ल्ड ऑफ आइडियाज में आइडियाज यूनिवर्सल इन नेचर है और वो अपने आप में सिंगुलरली एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो वो एक चीज के साथ तो अग्री करता है प्लेटो की यूनिवर्सल रियल है, लेकिन जब ये बोलता है कि यूनिवर्सल इज नॉट सब्सटेंस, उसका मतलब है कि मतलब जब वो सब्सटेंस की बात करे कि यूनिवर्सल इज नॉट सब्सटेंस इन द सेंस कि सब्सटेंस सिर्फ यूनिवर्सल का नहीं बना है, वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर सकता है, उसके साथ पर्टिकुलर की जरूरत भी है, जैसे कि एरिस्टोटल के लिए सब्सटेंस था। तो जो सिर्फ एग्जिस्ट करता है वो है कंपाउंड ऑफ यूनिवर्सल एंड पर्टिकुलर। तो सिर्फ यूनिवर्सल अकेले एग्जिस्ट नहीं कर सकता, लेकिन कंपाउंड ऑफ यूनिवर्सल एंड पर्टिकुलर एग्जिस्ट करता है। जब ये बोलता है कि यूनिवर्सल इज सब्सटेंस, उसका मतलब है कि वो एग्जिस्टेंट नहीं है। यूनिवर्सल जो है वो अकेले एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, वो एग्जिस्टेंट नहीं है, लेकिन वो रियल है। यूनिवर्सल है बट इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। एरिस्टोटल की मेटाफिजिक्स का जो फर्दर डेवलपमेंट था वो उसकी डॉक्ट्रिन ऑफ कॉजेशन के ऊपर डिपेंडेंट था। अब कॉजेशन की जब हम बात करते हैं, वो एक आज हमारा कॉज एंड इफेक्ट या कॉजेशन का जो मीनिंग है, जो सेंस है वर्ड कॉजेशन का, उससे काफी ज्यादा वाइडर था जिस तरीके से एरिस्टोटल ने उसको यूज किया। तो कॉज जो है, इट डज नॉट गिव एनी रीजन फॉर इट एंड देयरफॉर डज नॉट एक्सप्लेन इट। वो सिर्फ एक मैकेनिज्म है जिससे कि रीजन कॉन्सिक्वेंस को प्रोड्यूस करता है। एक डिफरेंस है, एक चीज ये कहना कि कॉज से ही निकलकर इफेक्ट आया है या कॉन्सिक्वेंस आया है, और दूसरा कॉज के कारण कॉन्सिक्वेंस आया। तो कॉज से निकल के या कॉज
के कारण, ये दोनों बहुत अलग अलग चीज है। जैसे कि डेथ को कॉज करता है एक्सीडेंट या डिजीज, लेकिन ये कॉजेज ये एक्सप्लेन नहीं करता कि डेथ है ही क्यों इस दुनिया में। तो कॉज जो वे है वो एक कारण है, एक तरीके से एक मीन्स है। अगर हम एरिस्टोटल के हिसाब से समझे तो कॉज एक मीन्स है जिससे कि कोई भी इफेक्ट तक पहुंचा जाता है। तो एरिस्टोटल का जो कंसेप्शन था कॉज का, इसमें दोनों चीजें आती है, इसमें कॉज भी आ रहा है, इसमें रीजन भी आ रहा है। तो उसके जो डॉक्ट्रिन ऑफ कॉजेशन था उसमें जो बात की जा रही है कि कॉज जिसकी वजह से वो हो रहा है और जिससे निकल के कोई इफेक्ट आ रहा है, दोनों चीजें। तो जो भी जरूरी है, चाहे फैक्ट्स है, चाहे प्रिंसिपल है, कॉजेज है, रीजन है, किसी भी चीज का एग्जिस्टेंस पूरी तरीके से समझने के लिए, किसी भी इवेंट का हैपनिंग समझने के लिए वो कॉजेशन में इंक्लूड कर दिया जाता है। तो कॉज हो, रीजन हो, मीन्स हो, सभी चीजें एरिस्टोटल के लिए डॉक्ट्रिन ऑफ कॉजेशन में इंक्लूडेड है। अब कॉजेशन को इस वाइडर सेंस में अगर हम ले तो एरिस्टोटल जो है वो 4 टाइप्स ऑफ कॉजेज हमें बताता है: मटीरियल, एफिशिएंट, फॉर्मल और जो फाइनल कॉज। अब ये ऑल्टरनेटिव कॉजेज नहीं है कि एक नहीं हुआ तो दूसरा हो जाएगा, दूसरा नहीं हुआ जो तीसरा हो जाएगा। एरिस्टोटल के लिए 4 में से कम एक कॉज तो प्रेजेंट होना ही है, और हर केस में ऑफ द एग्जिस्टेंस और प्रोडक्शन ऑफ अ थिंग चारों कॉजेज जो है वो एक साथ, मतलब वो नॉट एक साथ बट साइमल्टेनियसली ऑपरेट करते हैं, एक दूसरे से साइमल्टेनियसली ऑपरेट करें। एक ना एक कॉज तो हर उसमें प्रेजेंट होना जरूरी है। तो द सेम 4 causes are to be found both in human and in cosmic production, in the making of manufactured articles by man and in the production of things by nature। दोनों चीजों में, चाहे वो आर्टिफिशियल प्रोडक्शन हो, चाहे वो नेचुरल प्रोडक्शन हो, चाहे नेचर प्रोड्यूस करा हो, चाहे ह्यूमन प्रोड्यूस करा हो, ये 4 कॉजेज तो प्रेजेंट होते ही हैं। They are more clearly and easily seen, however, in human production, from which sphere therefore we select our example। तो ये 4 causes जो हमने अभी बात की है, मटीरियल, एफिशिएंट, फॉर्मल और जो फाइनल कॉज। अब देखते हैं इसको ह्यूमन प्रोडक्शन में हम कैसे, हाउ डू वी पुट इट। एरिस्टोटल का ये जो कॉजेशन की थ्योरी है, जो उसने 4 कॉजेज को आइडेंटिफाई किया। एक एग्जाम्पल देखते हैं कि मान लीजिए एक ब्रॉन्ज स्टैचू हम देख रहे हैं। अब ब्रॉन्ज जो है वो मटीरियल कॉज है। द मटीरियल जिससे कि वो चीज निकल कर आ रही है, जो जिससे वो चीज बन रही है, द मटीरियल कॉज। तो इससे हम कह सकते हैं कि मटीरियल कॉज से एरिस्टोटल का मतलब था कोई मैटर, कोई ऐसी चीज, कोई सब्सटेंस, फिजिकल सब्सटेंस, ब्रास, आयरन, वुड वगैरह। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है। अभी के लिए अगर हम समझने के लिए उसको मटेरियल कॉज के लिए वैसे ले तो हम ले सकते हैं, लेकिन एरिस्टोटल के हिसाब से जरूरी नहीं कि मटेरियल कॉज हमेशा कोई ना कोई मैटर वाली चीज होगी। एफिशिएंट कॉज जो है वो कॉज ऑफ मोशन, कि जो एनर्जी मूव कर रही है, जो मूविंग फोर्स है, जिसकी वजह से किसी भी चीज में चेंज आ रहा है। तो मोशन से एरिस्टोटल का मतलब सिर्फ ये नहीं था कि एक जगह से दूसरी जगह पहुंच गए तो मोशन हो गया, मूवमेंट हो गया, बट कोई भी तरीके का चेंज, किसी भी उसके शेप में चेंज हुआ, उसके स्टेट में चेंज हुआ, उसके फॉर्म में चेंज हुआ, उसकी प्लेस में चेंज हुआ, उसके साइज में चेंज हुआ, ये सभी चेंजेस मोशन के अंदर आते थे फॉर एरिस्टोटल। ग्रीन से जैसे लीफ येलो हो गई, वो भी एक मोशन है, वो भी कॉज ऑफ मोशन या एफिशिएंट कॉज में इंक्लूडेड है। तो जैसे कि एफिशिएंट कॉज जो कि ब्रॉन्ज उसमें है वो है स्कल्प्टर के कारण वो एफिशिएंट कॉज है, जिसकी वजह से वो ब्रास के अंदर चेंज आ रहा है और वो ब्रास जो है वो स्टैचू में बन रही है। तो स्कल्प्टर हो गया हमारा एफिशिएंट चेंज। तो अभी तक हमारे पास हो गए मटेरियल चेंज जो कि है ब्रास, एफिशिएंट चेंज जो कि है स्कल्प्टर। अब फॉर्मल कॉज, the third is formal cause and the last is the final cause। जो formal cause है, एरिस्टोटल बोलता है कि as the substance and essence of a thing। अब essence जो है वो of a thing is given in its definition की essence is inside that thing, और उसकी definition में included है। अगर हम किसी भी चीज की definition दे रहे हैं, यानी smallest words में उसको explain करने के लिए उसका introduction दे रहे हैं, तो उसके अंदर ही उसका essence आता है। But the definition is the explication of the concept। Therefore the formal cause is the concept, या जैसे प्लेटो बोलता था उसका आइडिया। तो जैसे जैसे हम ये कॉज देख रहे हैं अभी और जो हम एग्जाम्पल्स देख रहे हैं, उससे हमारी क्लैरिटी बढ़ेगी इन कॉजेस की, जो एरिस्टोटल जिन 4 कॉजेस की बात करते हैं।
कि मटेरियल कॉज हुआ ब्रॉन्ज, एफिशिएंट कॉज हुआ वो स्कल्प्टर जो वो उसमें चेंज लेकर आ रहा है, उसके फॉर्म में, शेप में, साइज में, किसी भी तरीके से चेंज लेकर आ रहा है। फॉर्मल कॉज हुआ उसका आइडिया, उसका कॉन्सेप्ट कि अच्छा ये स्टैचू है, इस अगर जब तक स्कल्प्टर को उस पर्टिकुलर शेप का, उस स्टैचू का आइडिया नहीं होगा, वो फॉर्मल कॉज नहीं ला पाएगा। और जो फाइनल कॉज है इन जनरल इज द थिंग इटसेल्फ, द कंप्लीटेड बीइंग ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो जो फाइनल ऑब्जेक्ट कंप्लीट हुआ है वो ही है फाइनल कॉज। ये 4 कॉजेज एरिस्टोटल एक्सप्लेन करता है। हम देख सकते हैं कि अब मैं आपको एक और चीज बता दूं कि ये जो 4 कॉजेज के बारे में एरिस्टोटल बात कर रहा है, इस 4 कॉजेज को और भी ज्यादा एक्सटेंड किया गया है। हाइडेगर, जर्मन फिलोसोफर्स, बहुत सारे और फिलोसोफर्स हैं जिन्होंने इन 4 कॉजेज के ऊपर और वर्क किया है, थोड़े थोड़े अपने ऑल्टरेशंस लेकर आए हैं, बट इन 4 कॉजेज के बारे में बात जरूर की है। अगर हम मिल की डेफिनेशन ले ऑफ अ cause as the best expression of modern scientific ideas, we find that he defines a cause as invariable and unconditional antecedent of a phenomena. Let's look at the definition जो cause की दी गई है। Invariable कि अगर उस cause में मतलब 2 cause है और अगर एक cause दूसरे से सिर्फ थोड़ा सा भी अलग है तो उसका इफेक्ट दूसरा हो जाएगा। एंड अनकंडीशनल एंटीसीडेंट, एंटीसीडेंट मतलब जो किसी भी चीज की प्रीवियस अपीयर करता है। तो अनकंडीशनल यानी कॉज अनकंडीशनल चीज है, इंडिस्प्यूटेबल चीज है, कॉज को होना ही है, कॉज को एग्जिस्ट करना ही पड़ेगा। दिस कट्स आउट फाइनल कॉजेज एट वंस। फॉर द फाइनल कॉज इज द एंड एंड इज नॉट एन एंटीसीडेंट इन टाइम। तो हमने यहाँ पर मिल की डेफिनेशन के हिसाब से अभी डिस्कस किया कि कॉज जो है वो इफेक्ट के पहले एग्जिस्ट करना चाहिए, वो उससे एंटीसीडेंट है, उसके प्रीवियस एग्जिस्ट करना चाहिए। लेकिन एरिस्टोटल के अकॉर्डिंग जो 4th कॉज है वो है फाइनल कॉज, और वो फाइनल कॉज इज द इफेक्ट इटसेल्फ, जो कंप्लीटेड ऑब्जेक्ट है, जो कंप्लीट इफेक्ट है, जो कॉन्सिक्वेंस है। तो इसमें तो फॉर्मल फाइनल कॉज और वो तो कॉन्ट्रडिक्ट हो रहा है। और जिस तरीके से कॉज की डेफिनेशन हमने डिस्कस की उसके हिसाब से तो फॉर्मल कॉज भी नहीं आता है, क्योंकि वो आइडिया, वो कंसेप्ट की जो हम बात कर रहे हैं, हम लोग नहीं मानते कि वो कॉज का एक पार्ट है। तो नाउ इफ वी लुक अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन, हमारे पास 2 कॉजेज बचते हैं, द मटेरियल कॉज एंड द एफिशिएंट कॉज। और ये जो है मटेरियल एंड एफिशिएंट कॉज इज लाइक मैटर एंड एनर्जी एक तरीके से। तो एरिस्टोटल के जो एफिशिएंट कॉजेज थे हाउएवर अपीयर ऑन फर्दर कंसिडरेशन टू बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम द मॉडर्न आइडिया ऑफ कॉजेज। यानी एफिशिएंट कॉज भी एरिस्टोटल का हम एक्सक्लूड कर सकते हैं। जैसे कि एफिशिएंट कॉज एरिस्टोटल के लिए वो है जो किसी भी तरीके का चेंज लाती है, एनर्जी प्रोड्यूस करती है, मोशन प्रोड्यूस कर सकती है। और मॉडर्न साइंस के अकॉर्डिंग वो एफिशिएंट कॉज सिर्फ प्योरली मैकेनिकल एनर्जी है किसी भी तरीके से। लेकिन एरिस्टोटल के लिए वो मैकेनिकल नहीं, वो एक आइडियल एनर्जी है, एक आइडियल फोर्स है, जो कि सिर्फ बिगिनिंग में इट ऑपरेट्स नॉट फ्रॉम द बिगिनिंग बट फ्रॉम द एंड। तो नाउ हम देख रहे हैं कि जो एरिस्टोटल जिन 4 कॉजेस की बात कर रहा है उसमें से हमने पहले ही फाइनल कॉज को तो हटा दिया, क्योंकि कॉज का अगर हम डेफिनेशन ले रहे हैं, दिस इज जस्ट वी आर स्पेक्यूलेटिंग, वी आर डिस्कसिंग। अभी हम देख रहे हैं कॉज की डेफिनेशन के हिसाब से अगर हम कंपेयर करें तो एरिस्टोटल का 4th कॉज फाइनल कॉज तो वैलिड नहीं स्टैंड करता है, क्योंकि कॉज हैज टू बी एंटीसीडेंट, इफेक्ट के पहले एग्जिस्ट होता है। इफेक्ट जैसे आया कॉज नहीं एग्जिस्ट करते हैं, कॉज उसके बाद नहीं हो सकता। लेकिन एरिस्टोटल का फाइनल कॉज तो इफेक्ट पर है, मतलब वो कंप्लीटेड ऑब्जेक्ट है, जो इफेक्ट आ गया उसके ऊपर है, फाइनल कॉज हट चुका है। फॉर्मल कॉज हट चुका है क्योंकि वो आइडिया, वो कॉन्सेप्ट, इन सब चीजों के साथ हम डील नहीं करें, क्योंकि वो जो है, जो आइडिया एंड कॉन्सेप्ट है, वो हम उसके कॉज का पार्ट नहीं मानते। मॉडर्न अंडरस्टैंडिंग अगर हम कॉज की देखें, हम उस स्टैंड पॉइंट से डिस्कस कर रहे हैं। एफिशिएंट कॉज एरिस्टोटल के लिए एक आइडियल डिवाइन काइंड ऑफ समथिंग फोर्स था, या जो भी कोई भी तरीके का मोशन, चेंज किसी भी तरीके से लेकर आए। लेकिन एरिस्टोटल के लिए वो एक मैकेनिकल फोर्स था। तो
फिर जो एरिस्टोटल का एफिशिएंट कॉज है वो भी हट गया, क्योंकि मॉडर्न टाइम्स के हिसाब से वो सिर्फ प्योर मैकेनिकल एनर्जी है, लेकिन एरिस्टोटल के हिसाब से वो एक आइडियल फोर्स है। तो मॉडर्न साइंस के हिसाब से एफिशिएंट कॉज, फॉर्मल कॉज, फाइनल कॉज तीनों एग्जिस्ट नहीं करते। Some science takes as its province mechanical causes and needs formal and final causes to the philosopher to explicate. Thus, for example, formal causes are not considered by science because they are not मॉडर्न साइंस के अकॉर्डिंग। तो फॉर्मल कॉज है ही नहीं, फाइनल कॉज है ही नहीं, एफिशिएंट कॉज है ही नहीं। तो साइंस जो है वो इन ऑब्जेक्ट्स की एग्जिस्टेंस, आइडियाज, कॉन्सेप्ट्स को एक्सप्लेन नहीं करता, तो एफिशिएंट कॉज भी मॉडर्न साइंस के अकॉर्डिंग एग्जिस्ट नहीं करता है, तो वो उनकी एग्जिस्टेंस को फॉर ग्रांटेड लेता है। यानी मॉडर्न साइंस के अकॉर्डिंग कोई एक आइडिया, कोई एक कॉन्सेप्ट ऐसा नहीं है जिसके ऊपर बेस होके वो इफेक्ट आ रहा है, एनीथिंग लाइक दैट। तो इसी वजह से फॉर्मल कॉज की भी जरूरत नहीं है, एफिशिएंट कॉज की जरूरत नहीं है, फाइनल कॉज की जरूरत नहीं है। सो साइंस जो है वो यूनिवर्स का एक मैकेनिकल व्यू लेता है, लेकिन एरिस्टोटल की जो थ्योरी है एज बीइंग फिलोसोफर रादर देन as being philosophy rather than science includes both principles of mechanism and teleology। तो हम जब एरिस्टोटल के कॉजेस की बात कर रहे हैं, एरिस्टोटल के जो 4 कॉजेस है उसमें से मॉडर्न साइंस के अकॉर्डिंग तो जो लास्ट 3 कॉजेस है वो तो रिजेक्टेड ही है, ओनली फर्स्ट कॉज एग्जिस्ट कर रहा है। तो ये सिर्फ एरिस्टोटल की हैबिट नहीं थी टू प्रोपाउंड हिज थ्योरीज एज इफ दे वर समथिंग एब्सोल्युटली न्यू स्प्रंग और फर्स्ट टाइम उसके ब्रेन से निकल कर। ऐसे हम पहले भी फिलोसोफर्स को देख चुके हैं कि एक bring out an absolutely new theory। So, in attacking any problem, his custom was to begin by enumerating current and past opinions, to criticize them, to reject what was valueless in them, to retain the residue of truth, and to add to it his own suggestions and original ideas। ये था एरिस्टोटल का अगर वो किसी भी प्लेटो की पॉलोमिक्स को उसने अटैक किया है, शॉर्टकमिंग्स को एरिस्टोटल ने काउंट किया है या फिर क्वेश्चन किया है, सो he adds his own theory with it। उसकी प्रोसेस में he builds up his own theory। एरिस्टोटल ये करे कि प्लेटो की शॉर्टकमिंग्स के ऊपर एरिस्टोटल ने अपनी खुद की एक थ्योरी करी है। तो जो पहली बुक है मेटाफिजिक्स के ऊपर, या जो एरिस्टोटल ने जो नाम दिया था फर्स्ट फिजिक्स, वो इज अ हिस्ट्री ऑफ ऑल प्रीवियस फिलोसफी, थेलीज से लेकर प्लेटो तक किसने क्या किया है, अंडरटेकन विद द ऑब्जेक्ट ऑफ इन्वेस्टिगेटिंग हाउ फार द 4 कॉजेज हैड बीन रिकॉग्नाइज्ड बाय हिज प्रेडेसेसर्स। की एरिस्टोटल ये अकाउंट करता है अपनी पहली बुक में ऑन मेटाफिजिक्स, ऑन फर्स्ट फिलोसफी, कि थेलीज से लेकर प्लेटो ने जो 4 कॉजेज हैं उनके बारे में कौन से फिलोसोफर ने कितना काम किया है। मटीरियल कॉज जो है वो एरिस्टोटल ने कहा कि सबसे पहले फिलोसोफर से मटीरियल कॉज के साथ एग्री किया है, मटीरियल कॉज को रिकॉग्नाइज किया गया थेलीज के टाइम से। आयोनिक्स के लिए तो सिर्फ मटीरियल कॉज था, बाकी कोई कॉज एग्जिस्ट ही नहीं करता था, हर चीज को वो बाय मैटर एक्सप्लेन करते थे। Though they differed among themselves as to the nature of the material cause, Thales describing it as water and Anaximenes as air। तो हम ये ऑलरेडी प्रीवियस चैप्टर्स में डिस्कस कर चुके हैं कि फर्स्ट फिलोसोफर, सबसे जो प्रीवियस फिलोसोफर्स जो थे उनके लिए तो एवरीथिंग वाज मैटर, मटेरियल कॉज ही एग्जिस्ट करता था। बाद में फिलोसोफर्स आए जैसे हेराक्लाइटस वगैरह, जो फायर, एम्पिडोकल्स ने 4 एलिमेंट्स की बात की, एनाक्सागोरस ने डिफरेंट काइंड्स ऑफ मैटर की बात की, नंबर ऑफ काइंड ऑफ मैटर्स की, इनडेफिनिट नंबर ऑफ काइंड्स ऑफ मैटर्स की बात की, लेकिन उन्होंने कहीं ना कहीं मटेरियल कॉज को रिकॉग्नाइज किया, मटेरियल कॉज को आंसर किया। जो सबसे अर्लीस्ट थिंकर्स थे, जो आयोनिक्स थे, उन्होंने सिर्फ एक कॉज को ही किया था, मटेरियल कॉज जो था। ये आयोनिक थिंकर्स थे विच वर बोर्न इन आयोनिया, या फिर आयोनिया में डिसाइपल्स वगैरह जो थे, जैसे थेलीज, एनाक्सिमेंडर, एनाक्सीडीन्स, हेराक्लाइटस, एम्पिडोकल्स, एनाक्सागोरस, ये सब चीजें। लेकिन जैसे जैसे थॉट एडवांस हुआ, फिलोसोफर्स और हायर फिलोसोफर्स ने और कॉजेस को इंट्रोड्यूस करना शुरू किया। सो अब देखा जाने लगा कि सेकेंड कॉज केम इनटू फील्ड, स्टार्टेड प्लेइंग तो बिकमिंग एंड मोशन, एंड उसके लिए वुड जो है इज नॉट द कॉज ऑफ इट्स बिकमिंग अ पेट। कि चलो फर्स्ट प्रिंसिपल तो आयोनिक्स ने कर दिया, लेकिन उन्होंने मोशन, चेंज, किसी भी एनर्जी, किसी भी चीज को आंसर नहीं किया। देन एक वेव ऑफ फिलोसोफर्स आए जिन्होंने सेकेंड यानी कि एफिशिएंट कॉज को रिकॉग्नाइज किया, एफिशिएंट कॉज को आंसर किया। पार्मेनाइड्स जैसे कि है कहीं ना कहीं पार्मेनाइड्स ने वेगली सेकेंड कॉज के एग्जिस्टेंस को आंसर किया, के एग्जिस्टेंस को रिकॉग्नाइज किया, जैसे कि हॉट एंड कोल्ड के उससे तो
पार्मेनाइड्स की जो सेकंड पार्ट है पोएम की, उसमें सेकंड कॉज के बारे में एज अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल रेफरेंस है। बाकी फिलोसोफर्स जो है उन्होंने क्लियरली सिर्फ एक एफिशिएंट कॉज को अज्यूम किया, एक एफिशिएंट कॉज को रिकग्नाइज किया कि फायर, you know, for they thought that one element like fire is more active, that is more productive of motion than the others. Empedocles certainly attained to the idea of an efficient cause, for he named as moving forces harmony and discord, love and hate. Anaxagoras ने भी नू के उससे एक मूविंग फोर्स की बात की। तो आप यहाँ पे डिफरेंस देखने की कोशिश कीजिए कि हम जो 4 कॉजेज की बात करें, जो पहला था मटीरियल कॉज को तो हर फिलोसोफर ने फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग आइडेंटिफाई किया है, रिकग्नाइज किया है। थेलीस हो, एनाक्सिमेंडर हो, एनाक्सिमीन्स हो, तो एरिस्टोटल ने उस फर्स्ट कॉज को, मटीरियल कॉज को तो आंसर किया। सेकेंड, धीरे धीरे जैसे थॉट एडवांस हुआ, डेवलपमेंट हुए फिलोसफी में, लेटर फिलोसोफर्स ने फिर धीरे धीरे करके एफिशिएंट कॉज को रिकग्नाइज किया, उसके इंक्लूड किया। पाइथागोरियंस ने फॉर्मल कॉज को इंक्लूड किया, जैसे कि नंबर्स। फॉर्मल कॉज आर द कॉन्सेप्ट्स, द आइडियाज अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल कि किसी भी चीज का एक फॉर्मल कॉज होना, यानी कि उसका आइडिया होना, उसका कॉन्सेप्ट होना। तो वो जैसे पाइथागोरियंस ने फॉर्मल कॉज को रिकग्नाइज किया, लेकिन दे डिग्रेडेड द फॉर्मल कॉज टू द लेवल ऑफ मटीरियल कॉज, ये बोल के कि नंबर इज द स्टफ और मैटर ऑफ विच थिंग्स आर मेड। तो उन्होंने नंबर को भी रिड्यूस कर दिया कि हर चीज नंबर से ही बनी, तो नंबर को दे सेड इज द मैटर जिससे थिंग्स आर मेड। सो फॉर्मल कॉज को पाइथागोरस ने एग्री तो किया, लेकिन फॉर्मल कॉज को क्लब कर दिया एक तरीके से, या रिड्यूस कर दिया मटीरियल कॉज के लेवल तक। लेकिन प्लेटो की फिलोसफी जो है उसमें सिर्फ 2 कॉजेज हैं, जो है मटीरियल कॉज और है फॉर्मल कॉज। मटीरियल कॉज इज द सेंसरी ऑब्जेक्ट्स के द लंप ऑफ मैटर जिससे गॉड जो है वो बनाते हैं, फॉर्मल कॉज को कॉपी करके गॉड थिंग्स बनाते हैं। सो जैसे कि प्लेटो की चैप्टर में हमने डिस्कस किया था कि हाउ आइडियाज एग्जिस्ट कर रहे हैं एंड गॉड ने एक लंप ऑफ मैटर की हेल्प से आइडियाज की कॉपी बनाई और सेंसरी ऑब्जेक्ट्स बनाए। तो प्लेटो ने एक फॉर्मल कॉज और एक मटेरियल कॉज को आइडेंटिफाई किया, लेकिन उसने एक एफिशिएंट कॉज को आइडेंटिफाई नहीं किया, कोई मोशन नहीं दिखाया, कोई फोर्स नहीं दिखाया कि वो कैसे बन रहे हैं। फाइनल क्लॉज की बात करें तो प्लेटो को एक वेग आइडिया दिया था फाइनल क्लॉज के बारे में कि सब is happening for the good and end product is the good and something like that, लेकिन फिर भी it's not very clear or it's not very developed। तो फाइनल कॉज को कहीं ना कहीं एनाक्सागोरस ने इंट्रोड्यूस किया था अपनी फिलोसफी में, अपनी डॉक्ट्रिन में, जिसमें उन्होंने डिजाइन एंड वर्ल्ड फॉर्मिंग माइंड को अजम्पशन करके करा था कि जैसे यूनिवर्स का डिजाइन एंड वो सब हम बता सकें। लेकिन जैसे उसकी सिस्टम डेवलप हुई, एनाक्सागोरस ने कहीं उस फाइनल कॉज को छोड़ दिया एंड फाइनल कॉज को के बिना ही वो नू एंड हार्मोनियन, मतलब इन सब चीजों के साथ he went on with his philosophy. So in the result, Aristotle finds that all 4 causes have been recognized in greater or lesser degrees by his predecessors, कि कहीं ना कहीं कोई कॉज मटीरियल कॉज हर उसमें होगा, मतलब शुरुआत से रिकग्नाइज किया गया है, लेकिन चारों कॉजेज एक साथ किसी फिलोसोफर ने नहीं मेंशन किया, या फिर बहुत वेगली, बहुत अनक्लैरिटी के साथ मेंशन किया। तो सिर्फ एरिस्टोटल था जिसने चारों कॉजेस को रिकग्नाइज किया।